जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ये एक 2D मोशन है। अब 2D मोशन क्या होता है? देखो, जनरली हमारे पास हम एक प्लेन लेते हैं जिसमें एक तो होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। अब अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मोशन करती है, तो ये एक बंडी मोशन होगा इसका। और अगर कोई एक बॉडी सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग गति करे, तब भी एक बंडी मोशन होगा। जैसे कि अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक दें, तो क्या होगा? कोई बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाते 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 क्या होगा? इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और ऊपर जाके ये एक क्षण के लिए रुक जाएगी और रुक के फिर ये वापस लौट के आ जाएगी। और अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है तो वो बस सीधे हॉरिजॉन्टल चलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है तो भी वो मोशन कैसा है? बंडी मोशन है। और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है तब भी वो कैसा मोशन है? बंडी मोशन है। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बात की जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉडी एक साथ दोनों डायमेंशन में मोशन करती है, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। जैसे कि किसी बॉडी को यहां से फेंका, किसी बॉडी को अगर यहां से फेंका तो यहां से फेंकने पर इसको मान लो u वेलोसिटी से फेंक दिया, एंगल कितना बना रही है? थीटा। तो यहां से फेंकने पर ये बॉडी एक साथ एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन कर रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, आगे की तरफ भी जाती है और ऊपर भी जा रही है। मतलब इसका जो मोशन है वो अलोंग एक्स भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है। तो अगर कोई बॉडी का मोशन 2 डायमेंशन में एक साथ होने लगे तो उसको 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन है वो कैसा होगा? वो 2D मोशन होगा, वो 2 विमीय गति होगी। ठीक है, ये जो मोशन होगा इसका वो 2D मोशन होता है। अब हम देख लेते हैं, देखो 2D मोशन को पढ़ते कैसे हैं, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2D मोशन का तो हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो हम एक बॉडी को इस तरह से फेंका, हमने एक बॉडी को हमने ऐसे फेंक दिया और ये जो एंगल था एक्स एक्सिस से, मतलब जो क्षैतिज है, जो हॉरिजॉन्टल है, उससे कितना एंगल ये बना रही है? उससे थीटा एंगल पे फेंक दिया है। इससे थीटा एंगल ये बना रहा है और u वेलोसिटी से फेंका गया है। अब ये बताओ, जो u वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है? नहीं। अलोंग वाई एक्सिस है? नहीं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या है? बीच में है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या है? बीच में है। तो ऐसी किसी वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट कर लेते हैं। हम एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हो जाएगा u cos थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा कितना होगा? u sin थीटा। तो हम देखेंगे, एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, कितना है? u cos थीटा। और एक कौन सा है? वर्टिकल है, कितना है? u sin थीटा। अब देखो, u cos थीटा क्या काम करेगा? u cos थीटा इसकी वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u cos थीटा। और वाई एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u sin थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो क्या है? ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सीलरेशन लें, अगर हम त्वरण की बात करें, तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है? 0। मतलब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। अब तुम लोगों को ये पता होगा एक बात, जब एक्सीलरेशन 0 होता है, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी? वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। जब त्वरण शून्य है तो वेग क्या रहता है? नियत रहता है। त्वरण जब शून्य है तो वेग क्या रहता है? नियत रहता है। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और u x है कितना?
यू एक्स है यू कॉस थीटा। ठीक है, यू एक्स क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इसका वेग है जो कितना है, यू कॉस थीटा। मतलब यू कॉस थीटा कितना रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यू कॉस थीटा कितना रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इतनी बात पता चल गई। तो हमें यह पता है कि एक्स एक्सिस की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने के कारण क्या होगा, इसकी तरफ जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यू साइन थीटा की। अगर यू साइन थीटा की बात करें तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कोई है, देखो इस डायरेक्शन की तरफ जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, जी। नीचे की तरफ कितना त्वरण होता है, जी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी है। अगर गुरुत्वीय त्वरण जी है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जी है, तो यू साइन थीटा जो होगा, इनिशियली यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है, इनिशियली यू साइन थीटा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अगर यू साइन थीटा ऊपर की ओर है, यू साइन थीटा ऊपर की ओर है और जी नीचे की तरफ लग रहा है, यू साइन थीटा अगर ऊपर की ओर है और जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो यू साइन थीटा का क्या होगा, यू साइन थीटा ऊपर जाते जाते कम होता हुआ चला जाएगा और उच्चतम बिंदु पर जाकर यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। देखो यू साइन थीटा की डायरेक्शन अगर बात करें, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ऊर्ध्वाधर जो वेग है उसकी अगर बात की जाए, जो यू साइन थीटा है उसकी, तो यू साइन थीटा यहाँ पे शुरुआत में कितना होगा, यू साइन थीटा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जी है, जी होने के कारण एक्सीलरेशन और वेलोसिटी विपरीत दिशा में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, लगातार कम होगी, कम होते होते शून्य हो जाएगी और फिर नीचे आते आते कितना हो जाएगा, दोबारा इस पॉइंट पे आके यू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, दो वेलोसिटीज होंगी हमारी, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। क्लियर है। तो देखो प्रोजेक्टाइल में ये एक 2D मोशन है और इसमें दो वेलोसिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं होती है, जो कि कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, और दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी जो कि चेंज होती है। क्लियर। अब देखो हम इन सब पॉइंट्स को एक बार फिर लिख रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें लिखता हूं। अब देखो इन सब पॉइंट्स को मैं इस तरह से बना सकता हूं, अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। यहां से हमने फेंका किसी प्रोजेक्टाइल को जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, एंगल कितना है, थीटा है। इसकी दो वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा होगी। क्लियर है इतना। अब देखो u cos थीटा तो चेंज होगा नहीं, u cos थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर u cos थीटा कांस्टेंट है तो हम कहीं भी देखेंगे, प्रोजेक्टाइल में कहीं भी देखेंगे u cos थीटा तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गई होगी, जो u sin थीटा है वो यहाँ पे आके u sin थीटा से थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी ये कितना रहेगा, u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी कितना रहेगा, u cos थीटा। और इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा, u cos थीटा। और अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, यहाँ पे जब ये टकराएगा लौट के वापस, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, ये u cos थीटा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लेंगे वो u cos थीटा ही रहने वाला है। और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो अगर ये u sin थीटा यहाँ पे है, इनिशियल कितना है, u sin थीटा है, और ये ऊपर जाएगा और जब टकराएगा वापस आके तो ये दोबारा कितने से टकराएगा, u sin थीटा से। ठीक है। तो ये लौट के आके जब वापस गिरेगा तो कितने से गिरेगा, u sin थीटा से, और ये कितना है, u cos थीटा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब ये गिरेगा तो ये वेलोसिटी से कितनी गिरेगा, u से, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना हो जाएगा, ये थीटा।
इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जिस बेग से फेंका जाता है उसी बेग से वो वापस लौट कर गिरता है। ठीक है, जिस बेग से फेंका जाता है, जैसे यू से हमने फेंका है तो यू से ही वापस लौट के आएगा। क्लियर है इतना? और जिसमें यू कॉस थीटा क्या रहेगा, जिसमें यू कॉस थीटा क्या रहेगा, यू कॉस थीटा जिसमें सेम रहेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि एक्सेलरेशन कितना है। अब देखो अगर एक्सेलरेशन में इसमें बनाऊं तो अभी मैंने बताया था ax कितना है 0 और ay कितना है g, जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, ax तो 0 रहता है, ay कितना रहता है g है, जो कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे g क्या है, नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे भी g क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, g नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन g ही होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा बस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा इसमें, जो कि कितना होगा, g होगा। अब अगर पूछा जाए वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रक्षेपण के उच्चतम बिंदु पर वेग बता दो, प्रक्षेपण के उच्चतम बिंदु पर वेग, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा u cos थीटा। क्लियर है, क्योंकि u sin थीटा तो ऊपर जाते जाते 0 हो चुका है, बचा क्या है, u cos थीटा ही बचा है। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा। ध्यान रखना 0 मत लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम लोग 0 लगा देते हो जल्दी में। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेग हो गया, कितनी वेलोसिटी हो गई, u cos थीटा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है, हाईएस्ट पॉइंट पर उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और ये क्या है, ये वर्टिकल है, तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख लेना एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब अगर तुमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है कि नहीं। अब उच्चतम बिंदु पर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा बॉडी का, लेकिन v क्या है, उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। और अगर पूछता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, मतलब गतिज ऊर्जा हमें पता है और स्थितिज ऊर्जा भी हमें पता है, जो कि ये दोनों हमारे पास आ गई हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है इस तरह से, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, कितना एंगल है, थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है, u cos थीटा है, एक्सीलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ g है,
अब अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है इसकी, ये इधर है, और यहाँ पे जी क्या है, नीचे की तरफ है। ये एंगल क्या है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है। और अगर यहाँ पे एंगल देखा जाए, जी और वी के बीच में जो नेट वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, और जी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन 90 है। ठीक है, तो जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं शुरुआत में, तो जी नीचे की तरफ होता है, ये जो एंगल बनता चला जाता है वो ग्रेटर देन 90 बनता है, और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एंगल जाके 90 बन जाएगा, और फिर आगे जाके 90 से कम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हाईएस्ट पॉइंट से पहले नेट वेलोसिटी, कुल वेग और त्वरण के बीच कितना एंगल रहता है, 90 से ज़्यादा रहता है, और इसके बाद में जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 90 से कम हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। और हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट is half of initial kinetic energy. Initial kinetic energy. Calculate angle of projection. Angle of projection. Angle of projection. क्या करना है हमको, देखो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है, तो हमें थीटा ज्ञात करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है। तो हमें देखो दिया क्या है, हमें ये दिया है कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो हो गई है वो कितनी हो गई है, आधी हो गई है। जैसे कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, इस तरह से, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट KEH, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, KE। ठीक है, ये एंगल हमें पता करना है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो u है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का आधा दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना दे रहा है, इनिशियल का आधा दे रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू हाफ mu²। देखो इनिशियल में तो वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल में वेलोसिटी इसकी u है, और मास कितना है, m मान लेते हैं। तो इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mu², और इसका आधा रह गया है क्या, हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर। अब देखो जो कॉमन है उसको कट कर सकते हैं, हाफ mu² से हाफ mu² हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2, ये बच गया है। और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया है ये 1/√2, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएं कि काइनेटिक एनर्जी इतनी रह गई है तो बताओ कि कितना एंगल होगा, या फिर बोल देता कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी है तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे दे देगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेगा। ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन which quantity is constant। प्रक्षेपण गति में क्या नियत रहता है, प्रक्षेपण गति में क्या नियत रहता है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करो तुम लोग। प्रक्षेपण गति में क्या नियत रहता है, तो प्रक्षेपण गति में क्या नियत रहता है, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी, मोमेंटम,
एंड ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। हमें इसमें बताना है कि प्रक्षेपण गति में कौन सी राशि है जो कि नियत रहती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, एक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मोमेंटम है और एक्सीलरेशन है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग और त्वरण। अब देखो इसमें देखते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें इस तरह से, तो जब ये ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल तो वेलोसिटी तो कम होती चली जाएगी। ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, फिर नीचे आते समय वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे ऊपर जाते समय वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और नीचे आते समय वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, मतलब गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। मोमेंटम की बात कर लो, मोमेंटम कितना होगा? एम बी। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा, तो मोमेंटम भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक बच्चा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन है g, और g क्या रहेगा? अगर हाइट कम है तो g की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट ही मान लेते हैं, ठीक है। हाइट के साथ में बहुत ज़्यादा हाइट चेंज करेंगे तब g की वैल्यू चेंज होगी, तो g क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जो कि कितना है? g है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल, देखो उड्डयन काल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का वो कुल समय जिस समय वो हवा में रहता है, जितने समय वो हवा में रहता है उसको उसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे डिपेंड करेगा u sin थीटा पे। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा u sin थीटा पर, u cos थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। u sin थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो ऊपर जाएगा, u sin थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो उतना ज़्यादा टाइम वो हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ से पता चल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, एंगल पे और एक्सेलरेशन पे। वेलोसिटी पे, एंगल पे और जी की वैल्यू पर, ठीक है। अब अगर हम देखें हाइट का फॉर्मूला, तो हाइट कितना हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला कितना होगा? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो ये तीनों, हाइट भी किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर और एक्सेलरेशन पर। और आर भी किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर और एक्सेलरेशन पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम लोगों को। और एक रिलेशन और याद रखना है कि अगर हम दो प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंकते हैं, अगर हमने दो प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, इसे फेंका थीटा 1 पर, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा 2। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा 1, और इसका कितना है? थीटा 2। इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। वेलोसिटी और प्रोजेक्शन दोनों का अगर सेम है, इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है, और रेंज इन दोनों का इक्वल है। रेंज इन दोनों का इक्वल है, जैसे कि दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर रेंज इक्वल है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा।
तो अगर दो प्रोजेक्टाइल को समान वेग से फेंका गया है, सेम वेलोसिटी से फेंका गया है और उनका रेंज अगर बराबर है तो उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखना। जैसे कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री फेंकें तो दूसरे को कहाँ फेंका होगा, 60 डिग्री फेंका होगा। ठीक है, एक को 30 पे तो दूसरे को 60 पे, एक को 50 पे तो दूसरे को 40 पे, ताकि इनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कितना रहे, 90 डिग्री रहे, अगर इनका रेंज इक्वल है तो। अगर हम किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, अगर हमने कोई भी एक प्रोजेक्टाइल फेंका है, एंगल है 60 डिग्री और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दी है और एंगल भी हमको दिया है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी बताओ, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग की अगर बात करें तो कितना होता है, u cos थीटा होता है। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है, u cos थीटा होता है। यहाँ पे लगा देंगे u cos थीटा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 इंटू cos 60, 20 cos 60 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब अगर पूछा जा रहा है मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, m u cos थीटा होगा। मोमेंटम कितना होगा, m u cos थीटा। m की वैल्यू हमें दी नहीं है, m की वैल्यू मान लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है, 2 kg है, m की वैल्यू 2 kg मान लेते हैं। तो 2 इंटू यू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, यू cos थीटा की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी हम पता कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एक लास्ट, अगर प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट की अगर हमने शुरुआत में बात की थी, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये 2D मोशन है। अब हमसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि हम किसी भी एक बॉडी को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हाइट कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर की ऊंचाई से हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, जैसे कि इधर फेंक दिया और इसे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमने ऊंचाई से किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका है, क्षैतिज फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, ऊंचाई कितनी है 80 मीटर, तो ये ऐसे आएगा। फिर तुमसे पूछ सकता है कि रेंज बता दो, रेंज कितनी होगी, ये रेंज कितनी होगी ये बताना है। अगर हाइट है 80 मीटर तो रेंज बताना है अगर इसे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो अब देखो क्या करना है, इसने वर्टिकल वेलोसिटी तो दी नहीं, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, कितनी 20। तो तुम लोगों को पता है 20 जो होगा वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 20 इस डायरेक्शन में तो कोई त्वरण नहीं होता, कोई एक्सीलरेशन ही नहीं होता, तो 20 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 20 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये कितनी देर आके गिरेगा, कितनी देर में यहाँ पे आके गिरेगा, जितना टाइम ये गिरने में लगाएगा यहाँ पे, जितना टाइम ये यहाँ पे लगाएगा उतना टाइम ही तो आगे जाएगा, जितना टाइम ये गिरने में लगाएगा उतना टाइम ही तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये t मिल जाए, अगर हम
अगर हम इस t को कैलकुलेट कर लें तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 20 इंटू टी। क्यों? क्योंकि स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम होती है तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 20 इंटू टी कर लेंगे, ठीक है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अब कितना टाइम ये आगे जाएगा? ये उतना टाइम आगे जाएगा जितना टाइम ये गिनने में लगाएगा। अब देखो वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो u कितना है? 0। u बाई कितना है? 0। वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं, नीचे गिरने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से वर्टिकल मोशन में अगर बात करें तो यहाँ से इसे इधर फेंका गया है, नीचे तो ये गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यहाँ पे u बाई कितना होगा? 0 मान लेते हैं u बाई को। और नीचे कितना, कहाँ तक गिर रहा है? 80 मीटर तक गिर रहा है। तो कितना टाइम लगा देगा? सीधे रख देंगे h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u कितना है? 0। अब h कितना है? h तो 80 है, हाफ 10 टी स्क्वायर, यहाँ पे 5 आ गया, 5 से ही कट गया, ये 16 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 4 सेकंड ये नीचे गिरने में लगाएगा, तो 4 सेकंड ये गिरने में लगाएगा, तो 4 सेकंड तक ही क्या होगा? ये आगे जाएगा। तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 20 इंटू 4, ठीक है। ये है 80 मीटर, इतनी रेंज आएगी, ठीक है। तो इतनी रेंज, इतना ये आगे 80 मीटर तक ये आगे शिफ्ट होगा, मतलब इसका जो परास होगी, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 80 मीटर होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, बहुत ही इसको ब्रीफ करके मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।